दर्शकों, एक बार फिर स्वागत है आपका। और हम लोगों के साथ आज स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर स्वप्निल जी शिरभाते, जो हमें मलेरिया विषय पर मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं। डॉक्टर स्वप्निल जी, जिस बीमारी के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, तो अब ये चीज़ कि हमें पता चला कि मलेरिया है, तो उस पर उपचार कैसे करें? देखिए, ये जो मलेरिया बीमारी है, ये एक बार अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, उसका निदान लग गया, निदान लगने के बाद जो दवाई देते हैं, वो दवाई अगर बराबर तरीके से लिया जाए तो उसको कंट्रोल करना बहुत इजी है। इसमें ऐसा है कि मुझे कल मच्छर काटा, आज मलेरिया होगा, ऐसा नहीं। ये मच्छर का जो इंक्यूबेशन पीरियड है, ये इंक्यूबेशन पीरियड 12 घंटे से लेके कई दिनों तक, कई हफ्तों तक वो चलता है। इसलिए कल के मच्छर की वजह से आज मलेरिया हुआ, ये हम बोल नहीं सकेंगे। इंक्यूबेशन पीरियड उसका बहुत बड़ा है। तो इसमें जो दवाई है, ये दवाई आजकल बहुत कम पैसों में, बहुत कम कीमत में अवेलेबल है। ये दवाई थोड़ी कड़वी है, मगर लिए जाए तो उसको मलेरिया को काबू करना बहुत आसान है। हम लोग इसकी दवाई देते हैं, मगर बहुत बार ऐसा रहता है कि उसका वो जो डोज है वो पूरा न जाने की वजह से वो बीमारी ज़्यादा होती जाती है। ये बीमारी की दवाई सब जगह अवेलेबल है, सब जगह अवेलेबल है। इवन गवर्नमेंट में मलेरिया के डॉक्टर भी अवेलेबल है, सिर्फ मलेरिया के डॉक्टर। ये जो डॉक्टर है, ये उनको स्टैट डोज या तो फिर एकदम एक इकट्ठा डोज देते हैं, बाकी की दवाई उनके हाथ में देते हैं। बहुत बार क्या होता है कि पहले दवाई ले लिया, बुखार निकल गया, पेशेंट उसके आगे की दवाई लेते नहीं। हम दवाई देते हैं, दवाई ले लिया, पहला डोज ले लिया, बुखार कम हो गया, पेशेंट ने दवाई छोड़ दिया, उसकी वजह से उसके कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते जाते हैं। नहीं तो ये दवाई से कंट्रोल करने वाली और बहुत कम पैसों में कंट्रोल करने वाली बीमारी। दर्शकों, एक रोचक तथ्य इस तरह से है कि मलेरिया के ऊपर जो एक शुरुआती जो ट्रीटमेंट चल रहा था, वो था एक वृक्ष की पत्ती जिसका नाम था सिंकोना, और तकरीबन 16वीं सदी में इसका शोध लगा था, और ये मलेरिया पर बहुत ही कारगर इफेक्टिव इलाज के रूप में उभरा था। आगे चल के इसकी फिर दवाइयाँ बनी और वो मार्केट में अवेलेबल हुई। हाँ, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जो डॉक्टर जी स्वप्निल जी हमसे कह रहे हैं और जिस पे जोर दे रहे हैं कि एक बार अगर ट्रीटमेंट शुरू हो, तो जिस तरह से डॉक्टर साहब ने निर्देश दिया, उस तरह से पूरी तरह से पूरे डोज में पूरे दिनों तक उसको लेना जरूरी है। अन्यथा इससे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते हैं और हो सकता है कि जो दवाइयाँ आज काम पड़ रही हैं, कल जाके वो काम नहीं पड़े। स्वप्निल जी, आप कह रहे हैं कि इससे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, बीमारी और बढ़ सकती है, बढ़े हुए रूप में आ सकती है। ये कौन से कॉम्प्लिकेशंस की आप चर्चा कर रहे हैं? देखिए, जो मलेरिया है, ये मलेरिया में दो चीज़ें रहती हैं, दो उसके पार्ट्स है। एक तो वाइवैक्स मलेरिया है और दूसरा फाल्सिपारम मलेरिया। ये जो फाल्सिपारम मलेरिया है, ये फाल्सिपारम मलेरिया बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। उसकी दवाई भी कॉस्टली है, उसके कॉम्प्लिकेशन भी ज़्यादा है। ये सब ब्लड में हमको देखने मिल सकता है कि कौन से तरह का मलेरिया है, कौन से तरह का इन्फेक्शन है और कौन सी तरह की दवाई हम दे सकते हैं। मैं एक मिनट अपने दर्शकों के लिए बता दूं कि जिस फाल्सिपारम और वाइवैक्स की आप चर्चा कर रहे हैं, तो दर्शकों, ये जो जंतु है, इसका नाम है प्लाज्मोडियम, और इसके 4 प्रकार हुआ करते हैं। उसमें से एक प्रकार फाल्सिपारम और एक प्रकार वाइवैक्स है। तो स्वप्निल जी जिसकी चर्चा कर रहे हैं, फाल्सिपारम वाइवैक्स, वो उस रोग कारक जंतु प्लाज्मोडियम का नाम है। स्वप्निल जी आगे बढ़ाइए। ये जो मलेरिया है, इसके जो कॉम्प्लिकेशंस है, ये कॉम्प्लिकेशन कई तरह के रहते हैं। जैसा कि जो मलेरिया रहता है, वो अगर उसके शरीर में उसके जंतु ज़्यादा टाइम पेशेंट के शरीर में रहते हैं, तो ये सबसे पहले कॉम्प्लिकेशन करता है कि वो अपने जो बोन रहता, हड्डियाँ रहती, उस पर कॉम्प्लिकेशन करता है। उस पर अगर उसका असर हो गया, तो हड्डियों से बनने वाले जो वाइट सेल्स है, जिसको हम प्लेटलेट बोलते हैं, आजकल पूरे शरीर में बूम है, प्लेटलेट कम हुए, प्लेटलेट कम हुए, प्लेटलेट कम हुए। ये प्लेटलेट ये बीमारी कम कराती है। अगर जितना ज़्यादा उसका बीमारी का क्या बोलते, बीमारी का जोर, उतना वो प्लेटलेट कम। ठीक है, तो वो प्लेटलेट कम करती है। दूसरी चीज़ ऐसी है कि वो ब्लड प्रेशर जो रहता है, ब्लड प्रेशर पे असर करती है, ब्लड प्रेशर डाउन करा देती है। तीसरा ऐसा है कि ये बीमारी सर में जाने के चांसेस बहुत रहते हैं। उसको हम सेरेब्रल बोले तो ब्रेन का मलेरिया, सेरेब्रल मलेरिया बोलते हैं। ये सेरेब्रल मलेरिया बहुत घातक बीमारी है। इसमें पेशेंट कोमा में रहता है
उसका हम पीठ का पानी निकाल के उसका डायग्नोसिस करते हैं। ये सेरेब्रल मलेरिया है। चौथी बात ऐसी है कि ये बीमारी की वजह से या मलेरिया की वजह से किडनियों पे असर होता है, दोनों किडनियों पे असर होता है। किडनी का काम करना कम होता है और किडनी का काम कम होने के कारण उसको यूरिन नहीं होता है, पेशाब नहीं होता है, उसके कारण उसको हॉस्पिटलाइज करना, उसके वजह से सांस लगना, ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। पांचवी बात ऐसी है कि ये बीमारी लीवर पे असर करती है। जो मलेरिया है ये मलेरिया लीवर पे असर करता है। लीवर पे असर किया तो पेशेंट अपने को पीलिया जैसा प्रेजेंट होता है। और इसके साथ में सबसे डेंजरस और डेडली कॉम्प्लिकेशन हम जिसको बोलते हैं उसको बोलते हैं ARDS या फिर सांस लेने में तकलीफ होना, श्वास का प्रॉब्लम होना, उसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम बोलते हैं। ये डिस्ट्रेस सिंड्रोम जो है ये सबसे घातक है, सभी घातक है, पर साथ में ये जो अगर रहता है तो ये ज़्यादा डेंजरस है। हम जो देखते हैं बहुत बार अगर ये बीमारी बहुत दिनों तक चलती है तो इसमें से 1, 2, 3, 4 कॉम्प्लिकेशन साथ में आते हैं, जिसको ट्रीट करना या तो फिर उसमें उस पर विजय पाना ये बहुत कठिन बात है। तो दर्शकों, होने को मच्छर ने काटा है और जंतु अंदर ब्लड में गया है, लेकिन डॉक्टर शिवाजी जी अपने कह रहे हैं कि ये किसी भी ऑर्गन पर जाकर अटैक कर सकता है, आक्रमण कर सकता है, उस ऑर्गन को पूरी तरह से निष्क्रिय कर सकता है और इससे मरीज की जान को धोखा हो सकता है, खतरा हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पहली बात तो हम जिन्होंने बचाव की बात कही, वो बचाव के हम उपाय अपनाएं और अगर इसका निदान होता है तो उसका पूरी तरह से ट्रीटमेंट और डॉक्टर साहब का पालन करें। डॉक्टर स्वप्निल जी, आपने बहुत ही रोचक ढंग से, बहुत ही सरल ढंग से इन कॉम्प्लिकेशंस की चर्चा की, लेकिन साथ में आपने जो आखिरी वाली बात कही है ARDS, जिसमें सांस की तकलीफ होती है, इसके उपचार है तो आपकी सलाह क्या है? ये कैसा है डॉक्टर साहब की जो ARDS है, ये ARDS की ट्रीटमेंट, उसमें ARDS में ऐसा होता है कि जो अपने फेफड़े है इसमें ऑक्सीजन एक्सचेंज होते रहते हैं। ये ऑक्सीजन एक्सचेंज अगर कम हो गया तो शरीर में जो ऑक्सीजन रहता है वो कम हो जाता है। वो कम हो गया कि हमको ऑक्सीजन बाहर से लगाना, ये पहला उसका स्टेप है। ऑक्सीजन बाहर से लग गया, पेशेंट की बीमारी कंट्रोल में आ गई, पेशेंट अच्छा हो गया। उसके बावजूद अगर ऑक्सीजन लगाने के बावजूद अगर पेशेंट का ऑक्सीजन बराबर नहीं होता है तो उसको मशीन से ऑक्सीजन लगाने का काम पड़ता है। उसको हम कृत्रिम श्वासोच्छ्वास की मशीन बोले तो वेंटिलेटर बोलते हैं। ये वेंटिलेटर लगा के हम उसका ऑक्सीजन कंट्रोल में लाना या ऑक्सीजन बढ़ाना एक पॉसिबल हो सकता है। ये जो वेंटिलेटर है इसमें पेशेंट को अगर रहता है तो उसको बाकी की बीमारी, बाकी की कॉम्प्लिकेशंस एंड वेंटिलेटर, ऐसी तरह के हमको ट्रीटमेंट करना जरूरी रहता है। स्वप्निल जी, हमारे दर्शक हैं ये वेंटिलेटर शब्द पहली बार रूबरू हो रहे हैं, तो हम आपसे चाहेंगे कि वेंटिलेटर होते क्या, किस प्रकार के होते हैं? और एक दूसरा प्रश्न ऐसा है कि एक समाज में एक ऐसी मान्यता है कि अगर एक बार पेशेंट वेंटिलेटर पे आ गया है तो शायद उसका बाहर निकलना लगभग नामुमकिन है। इस बारे में आपकी सलाह क्या होगी? देखिए कैसा है कि जो वेंटिलेटर है ये 2 तरह के हैं। एक जो वेंटिलेटर रहता है वो हम बाहर से लगाते हैं, उसको बाईपैप बोलते हैं। बाहर से ऐसा मास्क रहता है और उसको लगाते हैं और उसको प्रेशर से ऑक्सीजन अंदर जाते रहता है। प्रेशर से ऑक्सीजन की वजह से जो बीमारी हुई है, जो कि हम एक्सरे में देखते हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट आते हैं और बहुत सारे पेशेंट ये वेंटिलेटर से अच्छे हो जाते हैं। और दूसरा जो वेंटिलेटर है वो मुंह से हम एक नली डालते हैं यहाँ तक और वहाँ से फिर दोनों फेफड़ों में प्रेशराइज ऑक्सीजन देते रहते हैं। उसमें ऐसा रहता है कि जो ऑक्सीजन देते या जो वेंटिलेटर लगाते वो टॉप गियर से चालू करते और एक एक गियर उसका कम करके हम वेंटिलेटर निकालते। और जो वेंटिलेटर है उसमें पूरी तरह से ऑक्सीजन देना, कार्बन डाइऑक्साइड निकालना, जो हम सांस में करते हैं, सांस लेना, उच्छ्वास निकालना, ये पूरा काम वो मशीन करती है, वो वेंटिलेटर करती है। इसलिए उसको कृत्रिम श्वासोच्छ्वास की मशीन या फिर वेंटिलेटर बोलते हैं। और जो हमारे समाज में एक मान्यता है कि एक बार अगर वेंटिलेटर शुरू किया है तो फिर वापस आना मुश्किल है, ये कहाँ तक सही है? देखिए कैसा है कि ये वेंटिलेटर लगाना, ये कब लगाना, टाइमिंग, इसमें हर एक का
अपना हर डॉक्टर का अपना अलग अलग सोचने का ढंग है। जैसे ही एक्सरे में या तो फिर बीमारी फैली हुई दिखी, ऑक्सीजन नहीं दिख रहा है, तो उस टाइम अगर वेंटिलेटर लगाया जाए तो उसके रिज़ल्ट अच्छे आते हैं। म्हणजे अर्ली वेंटिलेशन अगर करते तो उसके रिज़ल्ट अच्छे आते हैं। अगर वही थोड़ा लेट होता है या तो पेशेंट लेट पहुंचता है, कभी कभी क्या है कि हमारे पेरीफेरी में पेशेंट रहते हैं, अमरावती के भी गांव के बहुत दूर तक है, वहाँ से वो अमरावती आता है, अमरावती से वेंटिलेटर के हॉस्पिटल में आता है, वहाँ तब वेंटिलेटर लगता है, बहुत बार लेट हो गया रहता है। और उसके साथ में ऐसा रहता है कि जो उसकी प्राइमरी बीमारी है, उसको ब्लड प्रेशर है, उसको डायबिटीज़ है, पेशेंट को किडनी का प्रॉब्लम है पहले का, साथ में उसको थायराइड का प्रॉब्लम है, उसके साथ अगर वेंटिलेटर लगाने का काम पड़ता है तो वो वेंटिलेटर के उसके रिज़ल्ट थोड़े कम होते जाते हैं। वैसे ही ये जो वेंटिलेटर या तो फिर ये बीमारी में, ये अगर एंड स्टेजेस में अगर बीमारी रहती है तो छोटे बच्चों में या फिर बहुत बूढ़ों में, तो उसमें रिज़ल्ट दोनों इसमें कम आते हैं। यंग अडल्ट में बीमारी रहती है तो उसके रिज़ल्ट अच्छे आने में मदद होती है। और अर्ली वेंटिलेशन अगर लगाते हैं तो वेंटिलेटर के पेशेंट अच्छे होने में हम कामयाब हो सकते हैं। हमारे यहाँ पे हम ऐसा देखते हैं कि वेंटिलेटर लगाते वक्त अगर हम 100 या 100 पेशेंट को अगर वेंटिलेटर लगाते हैं तो मेरे हॉस्पिटल का खुद का वेंटिलेटर का रिज़ल्ट 70% है, मोर देन 70%। 70% पेशेंट को हम बचा पाते हैं। एक बात ऐसी है कि जो पेशेंट बचता है वो किसी को जाके बताता नहीं कि मैं वेंटिलेटर पे था और मैं अच्छा हो गया, मगर जिसकी डेथ होती है उसकी चर्चा पहले कुछ 2 हफ्ते में इतनी ज़्यादा हो जाती कि कैसा हुआ, कहाँ हुआ, वेंटिलेटर कैसा लगा, क्यों लगा और गए। इसलिए वो वेंटिलेटर की जो धास्ती बोलते डर बोलते इतनी ज़्यादा है समाज में, मगर वैसा नहीं है। वेंटिलेटर से अच्छे होने वाले पेशेंट की परसेंटेज अमरावती में बहुत अच्छी है। अमरावती के यहाँ पे हम वेंटिलेटर में अच्छे पेशेंट होके बाहर जाते हैं, घर जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसमें हमें पेशेंट का, रिलेटिव्स का भी सहकार्य उतना ही चाहिए कि अगर वो पहले आरंभिक स्टेज में अगर वो आ जाते हैं और पूरी तरह सहकार्य का, तो शायद रिजल्ट्स अच्छे हो सकते हैं। दर्शकों, एक बहुत ही रोचक चर्चा डॉक्टर स्वप्निल जी के साथ में चल रही है। डॉक्टर स्वप्निल जी, चर्चा के हम लगभग अंतिम मोड़ पर हैं और हमारे इस कार्यक्रम का एक अनोखा पहलू यह है कि हम इसमें हमारे एक्सपर्ट के व्यक्तिगत जीवन से संबंधित कुछ ऐसे अनछुए पहलू होते हैं जिनके बारे में हमारे दर्शकों को उत्सुकता होती है। उनके व्यक्तित्व की कुछ विशेषताएं ऐसी होती है तो जो शायद हमारे दर्शकों, खासकर युवा दर्शकों के लिए एक संदेश का भी काम करती हैं। अब मैंने जितना आपको नज़दीक से देखा हूँ तो मैंने अपने परिचय में भी कहा था, एक मोहक मुस्कान आपके चेहरे पे हमेशा दिखती है और ये इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कि जिस इंटेंसिव केयर में सीरियस पेशेंट के साथ में आप काम करते हैं, उनके चिंतित रिश्तेदारों से जिस तरह से आपका रोज़ का ताल्लुक़ आता है, इस माहौल में भी, इस वातावरण में भी आप अपने चेहरे पे जो मुस्कान बने, हमारी शुभकामनाएं हमेशा बनी रहे, इसका राज क्या है? मेरा जो आप संदेश बोल रहे हो, मेरा ये संदेश ऐसा है कि हम लोग एक चीज़ हरदम बोलते हैं, चालाल तर चालाल, मराठीत है चालाल तर चालाल। इतना काम करो, इतना एक्सरसाइज करो कि हम कोई भी स्ट्रेस पचा लें। हम कोई भी स्ट्रेस में रहते हुए अपना इतना फिटनेस रहना चाहिए, इतना हमारी हेल्थ ऐसी रहनी चाहिए कि हम ये सब स्ट्रेस पचा लें। अगर हम उसमें ही फुल टाइम रहते हैं तो हमको उसमें से, हमारा उस स्ट्रेस की वजह से हमारा जीवन भी खराब हो जाए, स्ट्रेस की वजह से। इसलिए अपना जो दिनचर्या है, हमारा जो दैनंदिन कार्यक्रम है, इसमें हमने ऐसा करना चाहिए कि आप इतना स्ट्रेसफुल जीवन जीने के लिए ऐसी एक्सरसाइज करो, वॉकिंग करो, जिससे हमारे चेहरे पे मुस्कान बनी रहे और हमारे मुस्कान की वजह से कई पेशेंट वैसे ही अच्छे हो जाए। निश्चित तौर से। तो दर्शकों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश डॉक्टर स्वप्निल जी शिरभाते हमसे शेयर कर रहे हैं कि जिस काम को हम कर रहे हैं उसे एंजॉय करना चाहिए और अगर हम मुस्कुरा रहे हैं तो आसपास का वातावरण उतने खुशनुमा होगा जो सबके लिए सेहतमंद होगा। आज की एक बहुत ही रोचक चर्चा मलेरिया पर हुई, जिससे कुछ मुख्य मुद्दे जो उभर के आए हैं वो इस तरह से हैं कि यह बीमारी
किसी भी उम्र में किसी भी व्यक्ति को कहीं पर भी हो सकती है। बीमारी का स्वरूप बहुत ही सौम्य से होकर एकदम घातक जानलेवा सिद्ध हो सकता है, और अगर हम मच्छरों से पर्याप्त बचाव करें तो इस बीमारी से बच सकते हैं। किसी कारणवश अगर ये बीमारी का निदान होता है तो डॉक्टर स्वप्निल जी ने हमें कहा है कि इसका इलाज, इसका उपचार बहुत ही सस्ता और सहज उपलब्ध है। शर्त यह है कि हमने उसका पूरी तरह से पालन करना चाहिए। अगर ये नहीं होता है तो दुर्भाग्य से इसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, कठिनाइयाँ हैं, वो बहुत ज़्यादा है और अनावश्यक रूप से पेशेंट को इंटेंसिव केयर या बहुत महंगे इलाज की ज़रूरत पड़ सकती है। तो दर्शकों, आप सभी से निवेदन है कि हम लोग एक स्वच्छ जीवन जिएं, हमारे आसपास का वातावरण स्वच्छ रखें, हम स्वयं स्वच्छ रहें, हमारे आचार विचार और व्यवहार ये स्वच्छ रहें, ताकि हम एक सुखी, मंगलमय और स्वास्थ्यवर्धक जीवन जी सकें। कार्यक्रम आपका अपना है। इस विषय में आपके सुझाव, आपके विचार हमेशा से स्वागत योग्य हैं। अगले हफ्ते एक नए विषय पर एक नए एक्सपर्ट के साथ आपसे फिर भेंट होगी, और तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। और डॉक्टर स्वप्निल जी, स्टूडियो में आकर आपने हमारे दर्शकों का इतनी सरल भाषा में इतने गहन विषय पर जो मार्गदर्शन किया, इसके लिए हम हृदय से आपके आभारी हैं। धन्यवाद। नमस्कार।